पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। मैं हूं हसन अंसारी। नाज़रीन, आज हमारे जो टॉपिक हैं वो दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। वो हम पहले तो बात करेंगे माइंड मैपिंग के हवाले से और मेमोरी स्किल्स के बारे में और कुछ AI के बारे में, क्योंकि जनरेशन बीटा जो है वो अब स्टार्ट होने शुरू हो गई है। 2025 से अब जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो स्पीशीज़ आ रहे हैं वो जनरेशन बीटा कहलाएंगे। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर एक ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल की जो माएँ हैं, वालिदैन हैं, वो बहुत ट्रॉमा के अंदर भी मौजूद हैं। वो अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं या टाइम नहीं मिल पाता, कोशिश भी करते हैं तब भी नहीं मिल पाता, तो ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। उस ट्रॉमा से कैसे निकलना है, एक तो ये। दूसरा ट्रॉमा ये भी होता है कि वो खुद ट्रॉमा में गुजर रहे होते हैं, तो उस ट्रॉमा से कैसे निकलेंगे वो भी, उस पर भी बात करेंगे हम। तो आज की जो हमारे बेहतरीन गेस्ट हैं वो हमजा अली चौधरी साहब हैं, मेरे भाई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। और दूसरी जानिब आदिल मलिक साहब हैं, ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड UK और लंदन से, अमेरिका से जो है वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। पहले तो आप दोनों खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा हमजा भाई, हम पहले आपसे शुरू करेंगे। वही वाली बात है कि 2025 स्टार्ट हो गया है, जनरेशन बीटा आ गई है। इस वक्त की जो जनरेशन है वो आपको पता ही है, मोबाइल पे पल रही है। अनफॉर्चुनेट बोलें, ये नैनी है, डिजिटल नैनी, और ये फ्री में नैनी है और हम लोग दे रहे होते हैं। अब आइंदा आने वाले दौर के अंदर आपको भी पता है कि और फ़ोन का यूसेज होगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूसेज होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो छोड़ें, अब तो चश्मे के अंदर भी सब चीज़ें आ गई हैं। तो आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाली जनरेशन में? एक तो पहली बात तो ऑब्वियसली ये तो गलत है, हमें प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए, ये तो है ही है। लेकिन अगर हम जनरेशन बीटा के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जनरेशन बीटा क्या करने वाली है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है और मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि आजकल पॉलिटिकल लेवल के ऊपर तो जेन ज़ी की बात की जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो मेन फैक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन का है वो हमें टारगेट करना चाहिए, जो कि जनरेशन बीटा है। ये बेसिकली सीक्वेंसिंग एज की क्लासिफिकेशन हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने इंटरनेट की एज देखी उनको जेन ज़ी कहा जाता है, जिन्होंने आईपैड और आईफोन्स और इनकी एज देखी उनको जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं। और अब जो जनरेशन बीटा है वो बेसिकली AI नेटिव जो बच्चे पैदा होंगे, जिनके लिए AI एवॉल्व नहीं हुई, बल्कि वो जब पैदा हुए हैं तो उन्हें जो उनके हैंड में चीज़ आई है वो AI है। ऐसे ही है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे वालिदैन हमें बचपन में कुछ चीज़ों से रोका करते थे, समझाया करते थे कि भाई इंटरनेट है, इसका गलत इस्तेमाल है। अब इशू ये होता है, चूँकि हमारे सोसाइटल लेवल के ऊपर गलत चीज़ ज़्यादा या बुराई जो है वो मंजर आम पे ज़्यादा तेज़ी से आती है बनिस्बत इसके अच्छाई। जिस तरह इंटरनेट को बुरा समझा जाता था, लेकिन आज आप वही वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा इंटरनेट यूज़ करो और जाओ पैसे कमाओ, इंटरनेट ही सब कुछ है। बिल्कुल इसी तरीके से आज के दौर के अंदर AI का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि इस वक्त जो बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है तो उसका हमें भी इस्तेमाल नहीं पता होता है कि उसके क्या क्या प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वो अपनी AI की इमेजेस बनाना शुरू हो गए। अब उसमें हो ये रहा है कि चूँकि बैकडोर आपको पता है AI चलती डेटा के ऊपर है, तो ये जो हमारी प्राइवेट, ख़ास करके मैं कहूँगा कि फैमिली की इमेजेस हैं, बच्चों की इमेजेस हैं या चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा प्राइवेसी का मैटर है कि जिसके अंदर जब आप इन एल्गोरिथम्स को फीड करते हैं तो फिर वो बेसिकली आप उनको अपना डेटा फराहम करें, अपने मोबाइल के एक्सेस दे रहे हैं, और उसके बाद वही कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें अभी आपने बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस भी देखे होंगे जो हमारे यहाँ डीप फेक वगैरह से रिलेटेड भी होते हैं, तो उसमें इशू यही होता है कि बच्चे या जो लोग जिनका डेटा गलत इस्तेमाल हो जाता है, अगर कंपनी ना भी चाहे, फॉर एग्जांपल कंपनी पॉलिसी बनाती है हम डेटा सिक्योर रखेंगे, लेकिन हैकर हैक कर लेते हैं डीप डार्क वेब के ऊपर, आपको पता है फिर चीज़ें बिक्री होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि जेन बीटा के लिए माँ बाप की सबसे पहले जो है ना टेक्नोलॉजी अवेयरनेस और तरबियत की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। वही वाली बात है कि हमें पता होना चाहिए ChatGPT क्या है, जेमिनी क्या है। अगर नहीं पता तो हम एटलीस्ट सीखने की कोशिश तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आदिल साहब, अभी जिस तरह से हमारी बात हुई थी, अब सीखने की ज़रूरत है। जब सीखने पर बात आती है तो माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब माइंड मैपिंग है क्या, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये बताएं कि माइंड मैपिंग है क्या, उसके बारे में बताएंगे कि उसके बाद हम ये बात करेंगे कि माइंड मैपिंग को हम किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हसन, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। सेशन बिल्कुल जैसे भाई ने कहा, पेरेंटिंग ऑनलाइन इट्स अ न्यू इनिशिएटिव। तो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर अब माइंड मैपिंग, मैं मेमोरी शॉपिंग से शुरू करना चाहता, लेकिन आपने कहा माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग देखिए, लफ्जी तौर के ऊपर जहनी नक्शे आप समझते हैं इस चीज़ को।
माइंड मैपिंग से मुराद ये है, एक तो माइंड मैपिंग हम पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड मैपिंग कुछ और है, और प्रोफेशनल में माइंड मैपिंग कुछ और है। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइंड मैपिंग है वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपने कोई 29 पेजेस की प्रेजेंटेशन तैयार की और आपने डाइस पे जाके प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पे देनी है, तो आप पॉइंटर लेंगे और एक के बाद एक स्लाइड चेंज कर रहे होंगे, या आप एक बुक लेंगे 29 पेजेस की, वो आप पलट के प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। माइंड मैपिंग कहती है कि एक पेज के ऊपर ये सारी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। माइंड मैपिंग कहती है कि हम लोग देखें इमेजेस और कलर्स ना हम लोग ज़्यादा याद कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ाबेट्स, फिगर्स, क्योंकि हमारा माइंड जो ब्रेन है वो दो तरीके का साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड से एक राइट साइड। राइट साइड जो है हमारी इमेजेस कलर्स को फोकस करती है, लेफ़्ट साइड जो होती है हमारी फिगर्स अल्फ़ाबेट्स पे जारी होती है। तो जब माइंड मैपिंग हम एक पेज पे 29 पेजेस की, जब हम एक पेज पे हम ड्राइंग बना रहे होते हैं ना, वो कलरफुल ड्राइंग्स होती है, वो मैं अभी तो हम शेयर नहीं कर सकते लेकिन कोर्सेज में हम शेयर करते हैं। तो वो 29 पेजेस की प्रेजेंटेशन एक पेज के ऊपर किस तरह बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप समझें कि आपने एक IT की प्रेजेंटेशन देनी है और बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन देनी है। आप सेंटर में हार्डवेयर लिखेंगे कलरफुल पेन से, उसकी शाखें बनाएंगे जिस तरह ब्रेन की वेन्स होती हैं, किसी एक शाख में लिख देंगे रैम, उसकी रैम की कैपेसिटी, यहाँ USB की, यहाँ पे उसकी पावर कॉर्ड्स कैसे लगेगी। तो वो एक पेजेस में डिफरेंट मार्कर से वो यूज़ होता है, और ये इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। एंग्रो ने यही माइंड मैपिंग अपने ऑन साइट 700 एम्प्लॉयज़ को दिलवाई है। जिस इदारे से दिलवाई है उनसे मैं ट्रेनिंग्स वगैरह ले चुका हूं। लेकिन अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, क्योंकि प्रोफेशनल में हमारा टॉपिक भी नहीं है, हमारा तो मेन पेरेंटिंग का। तो पेरेंटिंग में बच्चों के हिसाब से माइंड मैपिंग क्या होती है? पेरेंटिंग बच्चों के हिसाब से देखें, एज लिमिट होती है पहले साल से लेके 7 साल तक। जो बच्चा है ना, आप उसको लाड प्यार से पालते हैं, उसकी विशेस पूरी करते हैं, उसकी सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसकी काउंसलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे होते। 7 से 14 साल की जो है ना, उसमें पेरेंटिंग आपकी अप्लाई होती है। उसके अंदर आप उसको एटिकेट सिखाते हैं, दीनी तौर पे, प्रोफेशनल तौर पे, मतलब जो स्कूल के ऊपर जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो आदाब सिखाए जाते हैं। देखिए किताबें तो आपको तालीम सिखाएंगी ना, जो आदाब है वो आपको घर से, तरबियत जो है वो घर से होती है। तो बच्चे की 7 से 14 साल की जो एज है उसके अंदर पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली करनी चाहिए माँ बाप को। असल में वो 7 से 14 की एज जो है ना, वो भी लाड प्यार में गुजार देते हैं। जब उसको एब्जॉर्ब करने की उसकी बारी आती है, वो लाड प्यार में गुजार देते हैं। 14 के बाद उसकी काउंसलिंग शुरू करते हैं। तो वो 7 से 14 का जो फ्रेम है, जो सीख चुका होता है ना, वो उसी को अप्लाई कर रहा होता है कि पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, मैं रोऊंगा तो मुझे मना लेंगे, और मतलब डिफरेंट तरीके से ना बच्चों को। तो ये 7 से 14 के बाद 21 साल में वही होता है जो बच्चे को 7 से 14 सिखाया जाता है। तो पेरेंटिंग माशाल्लाह माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को कॉन्शियसली पढ़ाएं के साथ साथ तरबियत भी करें, उसकी काउंसलिंग भी करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह से आदिल साहब ने बोला, हमजा साहब, अभी जिस तरह से काउंसलिंग भी करनी चाहिए, तरबियत भी करनी चाहिए, वही वाली बात आ गई। अब तरबियत जो है अनफॉर्चुनेटली डिजिटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते, तो हम फौरी जो है वो ChatGPT कर लें और हमें समझ आ जाती है, हम बहुत सारे सवालों के जवाब वहाँ से ले लेते हैं। अब इसमें एक तो पॉजिटिव साइड भी बहुत है और नेगेटिव साइड तो खैर है ही है, वो तो सबको पता ही है। अच्छा, ये ज़रूर बताएं कि अब क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली देखा, अभी कल जो है वो फेसबुक ने एक्वायर किया एक बहुत मेजर सोशल मीडिया नेटवर्क, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही लोग होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद एक दूसरे से बात करेगी। जिस तरह से फेसबुक से मैं और आप बात कर रहे होते हैं, उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे से बात करेगी। वही वाली बात है कि अब आइंदा आने वाले दौर में क्या होने वाला है ये किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग जाइंट्स हैं, ये डेटा कलेक्ट करे जा रहे हैं और उसको हमें ही इस्तेमाल करके हम ही को भेजी जा रहे हैं। तो वही वाली बात आई कि अब हम अपने पेरेंट्स को या खुद किस तरह से अब हम तरबियत लें। हम अपने बच्चों की पिक्चर्स डाल रहे होते हैं जेमिनी में, हम अपने बच्चों की पिक्चर्स डाल रहे होते हैं ChatGPT पे, इस खुशी में, इस इसके अंदर के हम जो है वो इस बच्चे को कहीं ना कहीं किसी से मिलवा देंगे, ब्लिपी से मिलवा देंगे, ये बच्चा है, ये ब्लिपी है, ब्लिपी से मिलवा दिया। इस टाइप के बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो डेटा हम दे रहे हैं, अपने हाथों से दे रहे हैं, ये डेटा ब्रीच तो होगा, और जब ब्रीच होगा तो फिर ऑब्वियसली हमें भी परेशानी होगी। तो इस ब्रीचिंग को हम किस तरह से बचाएं? पहले तो आपने जो आपका सवाल 2 हिस्सों पे मुहित है। मैं पहले वाले हिस्से का जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जब मैं टॉपिक के हवाले से, आपको पता है कि ये बहुत ख़ास टॉपिक है, तो जनरेशन बीटा जो है ना, उसकी जो एक प्रोडक्ट है वो मेरे घर के अंदर ही है। ठीक है, तो समझ लो मेरी केस स्टडी है। मेरा बेटा माशाल्लाह भी 2 महीने का ही है, तो बेसिकली वो जेन बीटा में ही आता है। तो आप जो मैं आपसे बात कहूँगा या करूँगा, वो कहीं ना कहीं मैं घर में इम्प्लीमेंट करता हूँ, उससे मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आपने अवेयरनेस के रिलेटेड कही थी, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि ख़ास करके मर्दों को
जो कि मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो हमारी ख़वातीन के प्रेगनेंसी से रिलेटेड मामला होते हैं, बाद में पोस्ट डिलीवरी चीज़ें होती हैं, बच्चों से रिलेटेड उनकी अवेयरनेस होती है, वो बहुत कम होती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने बहुत सारी अवेयरनेस और चीज़ें जो है इस पूरे प्रोसेस में सीखी और इन्हीं डिजिटल टूल से सीखी। अब क्या है कि वहाँ पर कुछ चीज़ों का कंसर्न ये होता है कि आप अपने डेटा को किस हद तक उसमें फीड कर रहे हैं। आप अवेयरनेस की हद तक यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर कोई टूल नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको अपने प्रॉम्प्ट्स देने आने चाहिए। अगर आप अपने अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपके मैं समझता हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर भी सही से मिलेंगे और आप अवेयर भी होंगे। लेकिन जहाँ तक बात है डेटा के फीड करने की, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि चूँकि एक प्राइवेसी, क्योंकि पाकिस्तान का अभी कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट नहीं करता और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, EU के अंदर, US के अंदर एक लॉ है कि भाई आप अगर आपका डेटा कंपनी आपकी बगैर इजाज़त के नहीं यूज़ कर सकती और अगर करती है तो आप जाके उसको स्यू कर सकते हैं अदालत के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि हमारा डेटा अगर हमारी मर्जी ही है, क्योंकि देखें एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं चेक मार्क करते हैं कि भाई हमारा डेटा यूज़ किया जाएगा और हमें इजाज़त दे रहे हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते। अब जब वो डेटा यूज़ होता है तो कंपनी के बिहाफ के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमें क्या पता है कि पीछे कौन क्या मामलात लेके चल रहा है। फिर आपको पता है कि अभी आपके सामने बहुत बड़ा केस एप्स्टीन फाइल का और इस तरीके के जो रेप के मामलात और चाइल्ड अब्यूज़ के जो मामलात हैं हमारे सामने मंजर आम पर आते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ कि फ़िल्टर्स खुद ही हमें लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये कि तरबियत ये की जाए कि हर चीज़ की सेल्फ़ी नहीं खींचनी। आप हर चीज़ आप अपने और हमने ये जो सेल्फ़ी कल्चर शुरू किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं या इवन मैं देखता हूँ कि लोग हमारी महज़ब जगहों पे भी हैं तो वहाँ पे भी जाके वो उस जगह को फील करने के बजाय पहले पहुँचते के साथ ही उधर की सेल्फ़ी ले रहे हैं और सोशल वैलिडेशन लेने के चक्कर के अंदर जो है ना वो उस माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले रोकनी पड़ेगी कि आप हर चीज़ की पहले तो पिक्चर्स अपने अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम अपने हद तक रखें। दूसरा इसमें एलिमेंट ये भी है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने खुद ChatGPT, जेमिनाई या किसी LLM को नहीं दिया, लेकिन आप सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे 100 किस्म की आंखें, 100 किस्म के लोग हैं, वहाँ क्या मामलात हैं, वहाँ कौन आपकी पिक्चर सेव करके क्या यूज़ करता है, बाद में आपको ब्लैकमेल करता है। एक मैं आपको रेलेवेंट केस बताता हूँ कि हमारे मोहतसिब आला के अंदर एक केस आया जिसके अंदर एक बाप ने और भाई ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। अब अदालत में फ़ैसला चला, सब कुछ चला, सारे मामलात हुए। आगे जाके जब उसकी डिजिटल फॉरेंसिक्स हुई तो पता चला कत्ल इस बुनियाद पे किया गया था कि बच्ची की ख्वाहिश जो है, तस्वीरें जो है वो मंजर आम पे आई थी जिसमें बाप और भाई को गुस्सा है और उन्होंने कत्ल कर दिया। बाद में आप यकीन करें डिजिटल फॉरेंसिक्स हुई तो पता चला कि वो जेमिनाई से क्रिएटेड इमेजेस थी और वो लड़का ब्लैकमेल करने के लिए जो है ना वो उसके भाई को और उनके वालिदैन को वो तस्वीरें दिखा के, अब क्या है वालिदैन को और भाई को इन सब की अवेयरनेस नहीं थी। तो आप ये देखें कि ये सोसाइटी के अंदर ये जो पहले ये केसेस नहीं थे और ऐसी चीज़ें नहीं थी, अब ये चीज़ें मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। पाकिस्तान का वाक़या है कि यहाँ पे ऐसे केसेस होना शुरू हो गए। अब लॉ भी जो है ना उसी हिसाब से मोल्ड होगा कि भाई इस तरीके के केसेस को किस तरीके से लिया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपनी पहले सलाह की जाए कि अपने आप को देखा जाए। फिर ये है कि अब जिस तरह आपका शो है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम फिलहाल अभी अवेयरनेस के स्टेज के ऊपर है। एक्शन का स्टेज तब होगा जब हमारी आवाम इतनी मेच्योर हो चुकी हो कि वो अपने फैसले खुद से ले सके। सही है। हमने साहब इसमें एक और भी बात है ना, ऑब्वियसली अपने अवेयरनेस की बात की है, लेकिन ये वाला जो अगर इंसिडेंट की बात करें इसमें कम्युनिकेशन गैप भी है। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, अगर कम्युनिकेट करते एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते तो फिर ये शायद मामला होते ही नहीं, क्योंकि लड़की को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब लड़की को बोलने का मौका दे देते तो शायद ये मामला ही नहीं होते, वो बता देती भाई जेमिनाई का था। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे घरों के अंदर कम्युनिकेशन का जो गैप है ना वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन को अपने वालिदैन से तरीके से बात करें। अगर वो नहीं समझ पा रहे तो हम उनको दूसरा अप्रोच करने की कोशिश करें। तो आदिल साहब हम इसी तरह से अगर बात करेंगे तो लाजमी सी बात है, अभी माशाल्लाह से आपका जो है वो मेमोरी का जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट स्किल है, तो इसको हम किस तरह से मेमोरी के जो टेक्निक्स होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, हम किस तरह से अपने हाफजा को तेज़ कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मेमोरी शार्पनिंग जो है एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और हसास इदारों में मैं इसकी वर्कशॉप्स दे चुका हूँ। तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपको ये है कि देखें आपका जो याददाश्त है ना उसको बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें अपने ब्रेन में नहीं डालनी पड़ती ना, डालनी चाहिए। वही चीज़ डालें जो आपको फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में ना।
बच्चा याद भी कर रहा है तो मोबाइल बराबर में रखा हुआ है, तो उसमें नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं, तो उसके आपको नोटिफिकेशन ऑफ करनी चाहिए। बच्चे को याददाश्त को तेज़ करने के लिए ये है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, जैसे बच्चों को ना अक्सर आपने देखा होगा जो नॉर्मल मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पढ़ के। ए लेवल ओ लेवल का बच्चा रिलैक्स फील कर रहा होता है, वही 6 घंटे वहाँ पे भी दिए जा रहे हैं, वही 6 घंटे, लेकिन वहाँ पे मॉडर्नाइज तरीके से बच्चे को सबक याद कराया जा रहा है। जो मैंने वर्कशॉप ली थी उसमें ये है कि बच्चों को कोई भी अगर थ्योरी याद करवानी है तो एक कहानी बना के याद कराई जाए तो वो ज़्यादा याद रहती है, स्टोरी टेलिंग के लिए। फिर बच्चों को कोई अगर थ्योरी भी याद करवानी है तो आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, एक मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। एक थ्योरी है, मिसाल के तौर पर ऑथर है कार्ल मार्क्स, बच्चे को उसका नाम याद करना है। उसकी एक थ्योरी है कैपिटलिज्म इज द एलिनेट्स ऑफ मासेस, 4 लाइनों की थ्योरी। एक तो ये तरीका याद करने का कि बच्चा रट्टा लगाता रहे, कार्ल मार्क्स थ्योरी, ऑथर का नाम है कैपिटलिज्म इज द स्टेट ऑफ एलिनेट्स ऑफ मासेस। अब जो मॉडर्न तरीका ये, कार्ल मार्क्स को आपने इमेज के साथ जोड़ना है। कार्ल मार्क्स, एक कार ने एक मार्क्स पहना हुआ है, आपने इस तरीके की विजुअलाइजेशन करनी है, बच्चे को बताना है, वो माइंड में देखेगा एक कार है उसने मार्क्स पहना हुआ है। जो चैट जीपीटी ऐसी पिक्चर भी आपके पास जनरेट कर देता है। तो नाम याद करने के लिए आपको इमेजेस के साथ जोड़ेंगे ना तो बच्चे को हमेशा याद रहेगा। अभी जैसे मैंने आपको कार्ल मार्क्स बताया, मैं बैक ऑफ द मेमोरी कार ने मार्क्स पहना हुआ है। इसी तरीके से आप कहेंगे आदिल भाई ऑथर का नाम तो याद करा दिया, अब थ्योरी कैसे याद कराएं? थ्योरी भी इसी तरह याद कराई जा सकती है। कैपिटलिज्म इज द स्टेट ऑफ मासेस को आपने लिखा, एक बहुत बड़ा कैप है, कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा कैप है। इज एलिनेट्स ऑफ मासेस को, एलिनेट्स को आप एलियन से जोड़ दें, ठीक है, मासेस को आप क्राउड से जोड़ दें। अब इसकी पूरी इमेज मैंने बनाई थी, वो प्रेजेंटेशन में हम शो करते, लेकिन मैंने शो के थ्रू में बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा कैप है, कैप बना हुआ है, कैप से कार निकल रही है, उसके अंदर बराबर में एलियन बैठा हुआ है, एलियन बैठा हुआ है। जैसे ही वो एलियन निकलता है तो क्राउड की तरफ भागता है, तो क्राउड आपको पता है ना मैसअप हो जाता है। इस तरीके एक कहानी बनाई बच्चे को तो वो पिक्चर देख के उसको याद रहेगा। ठीक सही है, इस तरीके की विजुअलाइजेशन से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कम वक्त में और बच्चे को एंजॉय करता है बच्चा। ठीक नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताज अदील साहब, जो कि डेनमार्क के अंदर है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी डेफिनेटली मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो ताज भाई। जी भाई जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। अच्छा ताज भाई, अब माशाल्लाह से हम लोग तकरीबन 21-22 शोज़ कर चुके हैं और बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं। सवालात यूँ हैं कि कुछ जो है फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बहुत कंसर्न हो गए, परेशान भी हो गए, लेकिन थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज भी हो गए। वो ये सिचुएशन हो गई है कि पेरेंट्स जो है वो करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनके पास टाइम है ना उनके पास वसाइल हैं। तो क्योंकि उनके पास टाइम और वसाइल नहीं है तो वो परेशान हो गए, और परेशान इस सेंस में हो गए कि वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि वो कर नहीं पा रहे अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना। तो इस ट्रॉमा को वो केटर किस तरह से करें, जरा ये बताइएगा। ओके, डेफिनेटली माशाल्लाह आपका शो बहुत जबरदस्त और अच्छा चल रहा है, मैं भी जो उसको जरूर फॉलो कर रहा हूं। थैंक यू। रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल चीज है कि आपके जो फेमिलियरिटी को चल रही है। अगर आपके जो एज अ पेरेंट्स आपके काफी chaotic लाइफ है, काफी जो वो ट्रॉम्बलिंग लाइफ है, आपके अपने ट्रॉमा जो वो पूरी हुई हुए हैं और दिखी हुई हर चीज, तो आप जो वो सिस्टमैटिकली जो वो पेरेंटिंग जो वो बहुत मुश्किल कर सकेंगे, मतलब वो इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट हो गया। ऐसा ही। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप अपने जो वो ट्रॉमा को पहले तो देखें तो क्या आपके क्या ट्रॉमा जो फॉलो कर रहा है। अगर वो खुद ट्रॉमा में थे बचपन से लेकर अब तक, वो किस तरह शट डाउन कर सकते, कैसे जो वो थेरेपी ले सकते हैं अगर अपने बच्चों को साथ मदद कराने के लिए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू ताज भाई, अगर वो खुद ट्रॉमा में थे बचपन से लेकर अब तक तो ऑब्वियसली उस ट्रॉमा को भी केटर करना जरूरी है, आप यही कह रहे हैं ना? एग्जैक्ट और उस ट्रॉमा को कैसे केटर करें? काफी दफा we often talk about inheritors such as money या eyebrows या eye color कैसा है या shape of nose, but psychology और epigenetic जो वो ये भी बात करती है कि आप जो child inheritance वो unhealed trauma से आती है। तो आपके जो पेरेंट के जो ट्रॉमा है या आपकी जो unfinished business, जो ghost जिनसे वो
हार चुके हुए बैटलफील्ड में, वो बच्चे इनहेरिट नहीं करते। ठीक है। अच्छा ताज भाई, अब जिस तरह से अब वही वाली बात है जिस तरह से आपने बोला अनफॉरगेटेन बिजनेस, अनफॉरगेटिव बिजनेस जो है वो जो भी आपने कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस, सॉरी फॉर दैट, अगर अनफिनिश्ड बिजनेस है या जो टू डू आपका है और वो आपने टिक नहीं किया तो ऑब्वियसली दिमाग में जो है वो टन 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 चल रहा होता है और आपको वो डन करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से पेरेंट्स भी होते हैं। लेकिन ताज भाई वही वाली बात है, बचपन से लेकर अब तक किसी औरत ने या किसी मर्द ने वो ट्रॉमा सहा है अपने पेरेंट्स से और वो आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहा, तो वो तो अच्छी बात होगी, उसने साइकिल को ब्रेक कर दिया है। लेकिन उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं वो फीड तो जरूर हुआ हुआ है। उस चीज को कैसे डिसॉल्व करें? हम कम्युनिकेट करें अपने वालिदैन से, लेकिन अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो वालिदैन सुनेंगे नहीं, तो हम किस तरह से उस ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये बताएं। ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी डिफरेंट चीज है। अगर मैं बेसिकली जो इसको जो बड़ा इजी करके बताऊं, तो हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो हम उससे अपनी अवेयरनेस के साथ जो वो काम करते हैं, पर अनकॉन्शियसली जो हमारे साइड से स्टोर हो गई है, जो सारी हमारे ट्रॉमा हमारे अपनी तरह वो चार्ज पे हमारे, उसको अगर जो हम सिर्फ अवेयरनेस को दें कि अच्छा हमारा पैटर्न ये चीज है, अगर हमारे बच्चे जो ये करते हैं तो हमारे से गुस्सा आ जाता है या मेरी ये लिमिट है, अवेयरनेस काफी ज्यादा जो बनती है, ओके, उसकी मदद करती है। और दूसरी चीज ये कि हम अगर सबसे बड़ा जो रीजन है और सबसे बड़ी जो एक साइन होता है ट्रॉमा का, ये है कि अगर मेरे माँ बाप ने तो मुझे जो ट्रॉमा दिया है, तो मुझे जो वो मेरी हीलिंग उधर से शुरू होगी अगर मैं अपने माँ बाप को ये बता सकूं कि आप लोगों ने ये मुझे किया है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए कि जो ट्रॉमा देने वाले शायद उनको पता भी ना हो कि उन्होंने कोई ट्रॉमा दिया है। ऐसे ही मेजॉरिटी लोगों को तो पता भी नहीं होता। हमारे जो अर्ज है कि दूसरे बंदे ने जो ट्रॉमा दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि वो हमें जब एक्सक्यूज करें, अभी हो नहीं सकता है। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज दैट बी aware of your own limitations and then आप जो वो अपना पैटर्न चेंज करने के लिए आप अवेयर रहे कि कैसे मैं अपने बच्चों के साथ वो करूं जो मेरे साथ नहीं हुआ है। अब अपने पेशेंट्स को मैं जो वो ये सब रूल देता हूं कि आप अपने बच्चों के एज में अपने आप को जो वो रखिए कि अगर मेरा बच्चा 11 साल का है तो जब मैं 11 साल का था मैं कैसे चाहता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे से बात करें। ठीक है, ये एक माउथ ड्रॉपिंग होता है पेशेंट के सामने कि अगर आप अपने आप को अपने जो वो बच्चों के शूज में जो रखूं कि मतलब कि अगर मैं अपना इस एज में रहता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि किस तरह से बात की जाए। ठीक है, ठीक है। यानी कि हम अपने आप को रिपोजिशन करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जिस तरह से अभी आपने कहा कि अगर हम 11 साल के होते उस वक्त तो हम किस तरह से ट्रीटमेंट चाहते, वही ट्रीटमेंट जो चाहते हैं वही ट्रीटमेंट हम अपने बच्चों के साथ करें। ताज अदील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डेनमार्क से आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली अभी टर्की भी गए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे पिक्चर्स भी आ रही होती है आपकी और हमारी बात भी हो रही होती है। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आएंगे तो मुलाकात भी करेंगे और इसको इंशाल्लाह और एक्सपेंड भी करेंगे और हम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टूल्स पिछली दफ़ा भी जिस तरह से हमने दी थी आवाम को, इस दफ़ा भी हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताज भाई। आदिल भाई, अभी जिस तरह से बात हुई थी, अभी शायद आपको आवाज़ आई हो नहीं आई हो, बट वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमें भूलने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं हम लोग। हमारे जो वालिदैन हैं वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनको ऑब्वियसली वो टाइम नहीं मिलता या वो वसाइल नहीं होते और वो ट्रॉमा में चले जाते हैं कि यार हम नहीं कर पाए या नहीं कर पाया। तो वही वाली बात है कि इस ट्रॉमा से हम कैसे निकलें। अभी आपने बताया था कि मेमोरी के बारे में बताया था, मेमोरी शार्पनिंग के बारे में। अब इसको अनशार्पन करने की ज़रूरत है, हमें रिवाइंड करने की ज़रूरत है, वो मेमोरी को इरेज करने की ज़रूरत है। तो इसके टेक्निक्स हैं आपके पास? बिल्कुल है। इसमें देखें, अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं, गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे होते हैं। ऐसा ही है। मिडिल क्लास के पास भी, अपर क्लास के पास भी। अगर इस 24 घंटे को आप डिवाइड करें ना तो 8 आवर्स आप सोते हैं, 8 आवर्स आप अपनी वर्किंग करते हैं, 2 आवर्स आप रख लें अनप्रोडक्टिव कामों के लिए, नेल कटिंग, आपको जो भी आपका काम है, बाकी 2 आवर्स नमाज और इस्लामी काम करने के लिए। इसके साथ जो
4 घंटे बचते ना, दे आर कॉल्ड गोल्डन आवर्स। अब वो गोल्डन आवर्स आपको न्यू मेमोरी क्रिएट करने के लिए आपके पास डेली होते हैं। अब वो न्यू मेमोरी क्रिएशन के लिए आप स्किल भी सीख सकते हैं, बच्चों को लेके आउटिंग पे भी जा सकते हैं, बच्चों के साथ मतलब बैठ के एक नई चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग डिसाइड कर सकते हैं, बच्चे का पैशन को समझ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वही वाली बात है, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सही है। तो मैं कासिम अली शाह साहब मेरे उस्तादों में से हैं, उन्होंने यही सिखाया था कि 4 गोल्डन आवर्स हर इंसान के पास 24 घंटे में होते हैं। अब वो किस तरह यूटिलाइज कर रहा है, या तो बोलता रहे मुझे वक्त नहीं मिला, मैं सारा दिन काम पे होता हूँ, मैं नमाज रोज़ा कर रहा होता हूँ। हुकूकुल इबाद भी आपको साथ साथ रखने हैं और हुकूकुल अल्लाह भी पूरे करने हैं। तो यही है कि आपने कहा ना, जिस तरह मेमोरी को डी शार्पन करने की ये ज़रूरत है। न्यू मेमोरीज क्रिएट जब ही होंगी जब आप बच्चे को न्यू मेमोरीज देंगे। और वही वाली बात है, आपको वो पुरानी चीजें, वो नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिकली फेड आउट होती जाएंगी। 5 सेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं ना, जिस चीज़ के अंदर वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे की एक बर्थडे आप करा रहे हैं, उसमें बच्चे का केक आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, 5 सेंसेस में टेस्ट आ जाता है, सुनना आ जाता है, उसको इमोशंस अटैच हो जाते हैं। तो वही वाली बात है कि ट्रॉमाटाइज जो बच्चे होते हैं, जिसमें घर में माँ बाप लड़ाई झगड़े अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में अब्जॉर्ब हो रहा होता है, वो नेगेटिव जा रहा होता है। तो कोशिश यही है कि अच्छी सोहबत दें, अच्छी सोहबत, पेरेंट्स को भी अच्छा अच्छी माहौल सोहबत दें। लेनी है ऐसा और ही- बच्चों को भी। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अमजद साहब, अभी जिस तरह से बात की अच्छी सोहबत की, तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगहें हैं, बहुत अच्छी सोहबतें हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल जो है यूसेस आ रहे हैं। लेकिन एक और छोटी सी बात है उसके अंदर, मैंने आपसे जिक्र भी किया था काफ़ी अर्से पहले जब हमारी मुलाकात हुई भी नहीं थी, वो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना लेके बहुत मिसयूज़ भी होता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मिसयूज़ एज एन मिसयूज़ की बात नहीं हो रही, मिसयूज़ एज एन मिस रिप्रेजेंटेशन। अब वो क्या हो रहा होता है कि हम बता रहे होते हैं कि ये एआई है, जबकि वो एआई होता ही नहीं, वो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बेसिक सी बॉट्स होते हैं, और उस बेसिक से बॉट्स को हमने बोल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान का सबसे पहले हमने बना दिया। ऐसे बहुत सारे वाक़ये आपने देखे हैं कि हमने, अब वही वाली बात है, मैं बोलूँगा फिर टारगेटेड हो जाएगा वो सारी चीज़ें। लेकिन वही वाली बात है हमसे साहब, ये जो चीज़ है ना, ये जो वीडियो है, ये जो पोस्ट है, ये जो ट्वीट है, ये चीज़ें हमारे पड़ोसी मुल्क भी देख रहे होते हैं और इंटरनेशनल लोग भी देख रहे होते हैं, और वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार ये है इन लोगों का रोबोट, यार ये है इन लोगों का बॉट। तो बात वही है कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और वो नेशनल पे, वो कैबिनेट मीटिंग्स पे भी जा रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब हम लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपके तो रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनली जो है वो अप्रूव्ड भी हों और उसको अवार्ड भी मिले। तो आप क्या कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें, या फिर हमारी कोताही है, जो कि मुझे लगता है कि हमारी कोताही है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक वो लोग पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग प्लस नंबर ले गए जबकि उनको नहीं पता था। तो ये अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है कि वहाँ पे वो पोजीशंस पे बैठ जाते हैं वो लोग जिन लोगों की वो पोजीशन के काबिल एलिजिबिलिटी नहीं होती। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं यकीन जाने कि आपने वो सवाल किया है कि जिसके ऊपर आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोच भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और आपको वो चीज़ें मेरी नज़र भी आ रही होंगी। बेसिकली सोसाइटी 3 रोल्स के अंदर काम करती है। अगर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझें तो सबसे ऊपर पॉलिसी मेकिंग होती है, ठीक है, उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर होता है, और थर्ड के ऊपर हमारी मिडिल क्लास या ऐसी आवाम जो उनके लिए काम करते हैं। अब ये जो 3 लेयर्स हैं, और इसकी मज़ीद और भी डिफ्रेंसीशन है, लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब होता ये है कि हम चूँकि उमूमी तौर के ऊपर बचपन से ही बच्चों को ये बात कहते हैं कि बेटा पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है, सियासतदान तो सब चोर हैं, ये सारा मुल्क जो है ये तो लूट गए हैं, खा गए हैं, आप इससे दूर रहो, ठीक है। हालांकि अगर किसी भी महज़ब पढ़े लिखे माशरे की आपने पहचान देखनी है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने लोग सियासी हैं। सियासी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सियासी पहलुओं के ऊपर गलत चीज़ों में चले जाएं, जिस तरह हमारे सियासत में होता रहा है। लेकिन सियासत क्या है? बेसिकली आप अपने राइट्स के लिए, अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए ऐवानों तक आएँ, या आप नहीं आ सकते तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। अब आपने जो जिस पहलू पे बात की, मैं आप समझे कि मेरा जो मिशन अभी चल रहा है वो इसी पे ही चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बराए नाम चीज़ें कर रहे हैं जिनका कोई टेक्नोलॉजी के लैंडस्केप में ताल्लुक़ नहीं है, ना उन लोगों के पास कोई इंटरनेशनल एक्रीडेशन है, ना उन लोगों की कोई क्वालिटी है, ना उनके कोई स्टैंडर्ड्स हैं। अब होता ये है कि चूँकि अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की या पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनका एक मैंडेट होता है जिसके ऊपर उन्हें आवाम को आप समझें कि या तो खुश करना होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बोर्ड मीटिंग्स के लिए, कैबिनेट मीटिंग्स के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए उनको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें अपीलिंग होती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अगर आप सर्कस के अंदर एक जोकर को देखें ना, तो वो भी लोगों को बहुत अपील करता है, ठीक है, लेकिन वजह क्या है
कि अपील करने का मकसद ये नहीं है कि वो चीज़ इम्पैक्ट भी क्रिएट करे। अब आप ये देखें कि इस तरीके के जो लोग हैं जाके इधर उधर मुलाकातें कर रहे हैं या वो पब्लिक मैंडेट के ऊपर आके ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अब पाकिस्तान की अगली पॉलिसीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी की, एआई की या काम करेंगे, तो बेसिकली हो ये रहा है कि वो हमारी कोताही है। हम पहले काम करते रहे, मैंने यूएई के साथ प्रोजेक्ट्स किए, WHO के साथ प्रोजेक्ट्स किए, हम बाहर काम कर रहे थे जगहों के ऊपर, चीज़ों के अंदर, लेकिन मुसीबत ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जब मुड़ के देखा तो पता ये चला कि इस तरीके के लोग जो है वो यहाँ पे उस गैप को फिल कर उस गैप को फिल कर रहे ऐसा ही। हैं। तो अब हमने फिर ये पिछले कुछ महीनों से ये चीज़ की कि भाई अभी हम अपना कॉर्पोरेट, अपना जो मनी मेकिंग या आप समझ लें प्रॉफिट काम है वो तो करें, लेकिन साथ में पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है। फिर हमने आप समझें कि हर मिनिस्ट्री के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ राब्ते करना शुरू किए कि भाई ये गैप है, आप आइडेंटिफाई करें, ये गलत लोग वो आके उस गैप को फिल कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि कुछ दिनों पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे ऐवान सदर के अंदर भी, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी कुछ ख़वातीन टिकटॉकर जो हैं वो आके कुर्सियों, वो उन कुर्सियों पे जहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के अगले 50 साल के 100 साल के फैसले होते हैं, हमारी पॉलिसी बनती है, वहाँ पर इस तरीके के जो है लोग अगर आके बैठेंगे तो मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो ये सोच के हंसेगा अपने आप के ऊपर कि यार मैं पढ़ लिख के फिर क्या कर रहा हूँ। जब इस तरीके के लोग ऐवानों में आ रहे हैं या उनको इतनी इज्जत दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि बात, देखिए अल्लाह ताला ने सबको वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, लेकिन जब कौमें जिनको इज्जत देती है ना उससे अगले फैसले होते हैं कि भाई ये कौम किस डायरेक्शन में जा रही है। अशफाक साहब की एक बात है, मैं इसको बस आपको बताता हूँ कि वो जब जापान गए तो वहाँ पर उधर मशहूर वाक़या कि जज खड़े हो गए। तो जब जज खड़े हुए तो अशफाक साहब बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि भाई क्या वजह है कि आप खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में हम सुना है कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े उस्तादों में से उस्ताद हैं, तो हमारे यहाँ का असूल है कि जब उस्ताद आ जाए तो सब खड़े हो जाते हैं। तो ये इज़्ज़त वहाँ दिखाई जा रही है कि किस माशरे के अंदर उस्तादों की इज़्ज़त है। यहाँ पे उस्तादों का जो हाल है आपके सामने, और इस तरीके के जो लोग हैं वो आपके सामने ऐवानों में भी पहुँच रहे हैं और कैबिनेट मीटिंग्स में भी आ रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसकी वजह से जो है वो हमारे मुल्क के मामला भी ख़राब होने शुरू हो जाएंगे अगर ये लोग पॉलिसी बनाने शुरू कर देंगे, तो ये बहुत नेशनल क्राइसिस भी हो सकता है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं। तो पाकिस्तान आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा आदिल भाई, अभी जिस तरह से हमारी बात हुई थी, अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि गैप्स बहुत आ गए हैं, और इसी तरह से लाजमी सी बात है आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी, जहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जो ट्रेनिंग्स होती हैं उस पर भी ऑब्वियसली बहुत सारे गैप्स आ गए होंगे। अब ये जो गैप्स होते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, ये वो लोग फिल कर देते हैं जो लोग नॉन टैलेंटेड होते हैं या लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपना चेहरा दिखाने शुरू कर दें। अब इनके बारे में क्या कहेंगे कि हम इनको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो परेशान होते हैं, वो फेसबुक पे देखते हैं, वो मासूम होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो किसी न किसी तरीके से पढ़ाएं, लिखाएं और तरबियत दें। वो टाइम देना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनके पास इतना टाइम होता है कि उन्होंने स्क्रॉल किया, उन्होंने बोला यार ये जो है ना शायद मुझे बच्चे को सिखा देगा, ये जो है वो बच्चा शायद ये बंदा जो है वो शायद मेरे बच्चे का हाफजा सिखा देगा, ये बंदा जो है वो शायद मेरे बेटे को एआई सिखा देगा, ये बंदा जो है वो शायद मेरी बेटी को सोशल मीडिया सिखा देगा। बहुत मासूम होते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि आप थोड़े से पैरामीटर सेट कर दें, थोड़ा सा चेकलिस्ट बना लें ताकि आप जो है वो इन चीज़ों से बचें। इसमें यही मैं आपको कहूँगा कि देखिए डिफरेंट, हर बंदे ने अपनी दुकान खोली हुई है आजकल, हर सोशल नेटवर्क पे हर बंदा अपना एक पेज बना लेता है, अपना इदारा बना लेता है, और वो गुरु है उसका गुरु है। तो आइडेंटिफिकेशन वाला इदारा होना चाहिए। देखें आप जिस भी इलाके में रहते हैं उधर लोगों से, अपने रिश्तेदारों से पता कर रहे होते हैं ना कि कौन सा इदारा अच्छा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं तारिक रोड पर जब रहता था तो मुझे अपने बच्चे को हाफिज़ बनाने के लिए मादुल खलील एक इदारा है, ठीक है, उसमें मैंने पता किया कि हाईली जेंडरी के लोग वहाँ पे बच्चे अपने दाखिल करवा रहे हैं। तो एक वैलिडेशन आ गई कि हाँ यार एक अथेंटिक इदारा है। फिर मैं जाके विजिट किया कि आया जो दिखाया जा रहा है वो स्टाफ है भी, मुफ्तियार कराम जो हैं क्वालिफाइड है भी। अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम फेसबुक पे आजकल इतने फेक अकाउंट बने हुए हैं, फलां एजुकेशन सेंटर, एड्रेस डाला हुआ है घर का, जब घर जाओ तो घर में आपके बस एक सोफ़ा एक कुर्सी पड़ा हुआ है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो आप जाके विजिट करें, क्योंकि बच्चा जो है ना आपकी सबसे बड़ी दौलत ही आपकी औलाद है। उसी के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने, जो बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा, वापस जब आया उसने शादी करने के बाद अपने माँ बाप ही को घर से निकाल दिया। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आप तरबियत ही नहीं सिखा पा रहे हैं। तो दीन और दुनिया को साथ ले जाने के लिए अच्छे इदारे बहुत सारे हैं। अल-मिदरार इंस्टीट्यूट है, शेख आतिफ साहब का है, ठीक है, तो मादुल खलील है, हमारे कुरंगी दारुल उलूम है। तो उसमें यही है कि आजकल तो हिरा फाउंडेशन, आपने नाम सुना? हिरा स्कूल सबसे महंगी फीस है उसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। वही वाली बात है कि आप
अच्छे तरीके से भी आजकल माशाल्लाह इतने हाफिज़ कुरान लोग सीए पास हैं। लोग कहते हैं ना हाफिज़ कुरान तो आपको पता है कमा ही नहीं सकता, वो जब सिर्फ मस्जिद और घर से आएगा, नहीं ऐसा नहीं, हाफिज़ कुरान सीए पास 10-10 लाख 20-20 लाख की जॉब्स कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वही वाली बात है कि माँ बाप को प्रायोरिटाइज करना है ना, दीन और दुनिया बच्चे की। ठीक है, ठीक है। अभी हमजा साहब, अभी जिस तरह से आदिल भाई ने बताया कि दीन और दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं और वहाँ पे माशाल्लाह से अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं और बन रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी बहुत बेतहाशा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं। तो आपके नज़दीक इस वक्त अगर हम 2026 की बात करें तो इस वक्त कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके अंदर हम पैसा कमा सकते हैं? हाँ, पहले तो आपने जो बात की थी वो मेरे दिमाग में स्टक थी, क्योंकि आपने सवाल आदिल भाई से किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने गुरु वाली जो बात की ना खास करके ये जो मामला है ना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि माँ बाप मासूम है। आप मेरे पास बेशतर आप यकीन जाने आए दिन व्हाट्सएप पे आते हैं मासूम लोगों के कि फ़लाना बंदा जो है कोर्स करा रहा है, आप बताएं हमारे बच्चे को कहा जा रहा है कि $3000 तुम 1 महीने में कमा लोगे। तो क्या ऐसा है? क्या ये हो सकता है? मैंने कहा देखें, ये उसके लिए हो सकता है जो हक हलाल की कमाई से काम करे, लेकिन वो अमेरिका में हो। बात ये नहीं है, अभी एक स्टेज के ऊपर आप एक बच्चे को सुहाना ख्वाब दिखा रहे हो कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई छोड़ो, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तुम स्कूल कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सिटियाँ जो है इनको बाहर में डालो, डिग्री बेकार है, आप इसको छोड़ो और आप आके ये कोर्स कर लो 1 महीने का, और आप जो है आप $3000 मिसाल के तौर पे कमाओगे। अब सीखने सिखाने की बात का अमल तो है ही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा है। अब अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगी? सबसे पहले कि अगर तो बच्चे 2 स्टेज के हैं, एक तो ये है कि आप K-12 पास हुए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यूनिवर्सिटी के रूट पे जाएं। अच्छा, यूनिवर्सिटी को हमने बहुत गलत समझ लिया है। यूनिवर्सिटी कभी भी स्किल देने के लिए नहीं थी। यूनिवर्सिटी हमेशा थॉट लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए होती है। एकेडेमिया का काम ही नहीं है स्किल देना, स्किल्स आप खुद सीखते हैं। ये पहली बात तो ये है कि इस कौम को यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्स से निकला है। आप एरिस्टोटल सोक्रेटिस के ज़माने से जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ लोग इकट्ठे होकर कायनात के ऊपर गौर करते थे और इन चीज़ों पे बात करते थे। ये जो दूसरे रोज़मर्रा के स्किल बेस्ड काम हैं, ये सारे आप अपने हाथ से सीखते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत है यही के अंदर, लेकिन बात वही है कि अब इसके अंदर ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट की, जिस तरह आदिल भाई ने कहा कि आप जाके पहले आप खरबूजा लेने से पहले 3 दफ़ा सोचते हैं, आप जाके कोई चीज़ खरीदने से पहले 3 दफ़ा सोचते हैं, तो बच्चे के मुस्तकबिल को आप दाव पे कैसे लगा सकते हैं? और आप वैलिडेशन देखें कि सामने वाला बंदा जो है वो कोट पैंट पहन के घूम रहा है और जो है वो फलाना जगह स्पीकर बना हुआ है और लोगों को पागल बना रहा है कि वो जो है ना वो कोर्सेस हो रहे हैं और ये हो रहा है। आप ये देखें कि उनका पासिंग रेशियो क्या है जी। कि भाई आपने जो बोला $3000 की बात कर रहे हो आप बताओ आपके पास 100 बच्चा आया था, कितना $3000 कमा रहा है? उनमें से एक कमा रहा होगा जिसको दिखाते रहेंगे और 99 जो फेल हो रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। वो एक भी जो कमा रहा होगा ना, मैं भी उसका भी बता दूं, वो भी अपनी मेहनत से कमा रहा होगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने उसके रिस्क में बरकत दी। दूसरा ये कि उसने मेहनत की। उसमें इनका कमाल सिर्फ ये क्या है कि भाई आपने छापा हुआ कोर्स करिकुलम एक बच्चे के सामने रख दिया, वो पढ़ ले भाई, खुद पढ़ ले जाके, उसको देख ले। अब ये चीजें जो है ना ये बहुत वो जो छापा हुआ कोर्स है वो भी ChatGPT से छापा वो भी आजकल आपको पता है वो भी ChatGPT से छापा हुआ, डैश डैश आ रहे होते हैं। वो साफ पता चल जाता है कि AI जनरेटेड कंटेंट है, तो वो भी जो है ना साथ में बस चल रहा है सब कुछ, सबकी दुकानें चल रही हैं। हमजा भाई, आदिल भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आप दोनों ने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, हम मुल्क को कौम को दे रहे हैं। आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने ज़ैनब अलर्ट का एक वाइट कलर का नोटिफिकेशन है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वालिदैनों को ये बताएं कि वो अपने बच्चों को ये सिखवाएं, ये सिखाएं और ये याद करवाएं अपने नंबर, जो आसान नंबर है, चाहे आपका हो चाहे आपके पार्टनर का हो, जो सबसे आसान नंबर है, आप उनके नंबर्स जो है वो याद करवाएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम स्कूल्स के अंदर नो टच पॉलिसी को भी एडवोकेट कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी दे दी है पिछले महीने और इस महीने से इंशाल्लाह स्टार्ट भी हो रहा है। यानी कि वो अगर तारीफ़ करेंगे तो वो थपथपाएंगे नहीं, वो आपको लेटर ऑफ अप्रिशिएशन या आपको किसी न किसी तरीके से नो टच पॉलिसी के साथ करेंगे। तीसरी जानिब ये है कि आपके सामने जो है वो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गुमे हुए हैं। उन गुमे हुए बच्चों की पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं। अगर आपको किसी न किसी बच्चे की शनाख्त हो जाए तो आप मुतल्लिका इदारों से रब्ता करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से उनके घर तक पहुंचा सकें। पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का शो तो है ही है, बट इस शो के अंदर एवरी सिंगल डे हम
दिखा रहे हैं उन बच्चों को, बता रहे हैं उन बच्चों को कि वो अपने किसी न किसी तरीके से घर पहुंच जाएं। इसी के साथ नाजरीन, हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।